नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बिहार, एसआई, सीटेट, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस क्यों ना हो, आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल में ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है इस्लाम। अब देखिए 141 नंबर से स्टार्ट किया मैंने और उसको पहला क्वेश्चन बोला, इसका मतलब है कि 140 तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसका हिस्ट्री प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम देखेंगे। इस्लाम धर्म का विकास ईसा पूर्व में नहीं हुआ, ठीक है। इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है, ठीक है। ईस्वी में ध्यान दीजिएगा, ये ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में मक्का में हुआ। हिजरी संवत 622 को शुरू हुआ जब मक्का मदीना से मोहम्मद साहब आए, ठीक है। इसके बाद है भारत में हिजरी संवत शाहजहां ने शुरू किया। अब ये भी एक क्वेश्चन बन के आता है कि हिजरी संवत भारत में किसने स्टार्ट किया? तो इसका सही आंसर जाएगा शाहजहां ने, ठीक है। किसने? शाहजहां ने। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रमुख पुस्तक जो है वो कुरान है और मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत के दो सशक्त पात्र अफगानिस्तान के थे। आजकल वह क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, कंधार है, ठीक है, कंधार। अब देखिए क्या, मैं थोड़ा सा बता दूं कि महाभारत के दो पात्र वो कौन कौन थे। तो गांधारी और शकुनी, वो दोनों गांधार नरेश की एक पुत्री और एक पुत्र थे, ठीक है। तो देखिए महाभारत के दो सशक्त पात्र अफगानिस्तान क्षेत्र के थे। वह क्षेत्र आज कंधार कहलाता है। गांधारी और शकुनी महाभारत के पात्र इस क्षेत्र से संबंधित थे। महाभारत विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक मिनट। विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। इसके साथ महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध का वर्णन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत का युद्ध जो चला था वो पूरे 18 दिन तक चला था। और अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब आ रहा है कि महाभारत को प्रारंभ में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। यानी कि महाभारत का अन्य क्या नाम है? तो जय संहिता। जब इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन इसको भारत की भी उपाधि दी गई थी जब 24,000 श्लोक इसमें जब जुड़ गए थे, तब इसे भारत कहा जाने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार चेल के नाम से प्रसिद्ध निम्न में से वह चेर राजा कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है सेनगुट्टवन, ठीक है, सेनगुट्टवन। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। लालचेर के नाम से सेनगुट्टवन को कहा जाता है जिन्होंने कनगी पूजा शुरू की। कहा जाता है कि लालचेर उत्तर भारत की यात्रा कर हिमालय से पत्थर लेकर गया और उसे पत्नी मानकर पूजा करना शुरू किया। संगम काल में रोम से व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होती थी। व्यापार भारत के पक्ष में था। दोस्तों, व्यापार शुरू से अरबों के समय से चलता आ रहा है, भारत के पक्ष में ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कनिष्क के समय में, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल्स देख लिए। गांधार कला का संबंध कनिष्क से है। गांधार कला में बुद्ध से संबंधित मूर्तियां बनाई गई है। गांधार शैली में स्लेटी पत्थर का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गांधार कला पर यूनानी
प्रभाव स्पष्ट दिखता है। गांधार कला पेशावर, तक्षशिला, हेरात, बामियान आदि क्षेत्रों में फैली हुई है। और इसके बाद लास्ट का पॉइंट है कि गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों से की गई है? दोनों ध्यान रखिएगा, गद्य और पद्य दोनों की बात कर दिया है, तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड वाला ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। यजुर्वेद ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्तसिंघभ से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अर्धबुर्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों की संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद में उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिलिंद, तो इसका सही आंसर है मिनांडर। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन देखिए। मिनांडर पंजाब का लगभग, मिलिंद पंजाब का लगभग 160 ईस्वी पूर्व से 140 ईस्वी पूर्व तक राज्य करने वाला यवन राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा था। इसे मिलिंद के अतिरिक्त अन्य नाम जैसे मनेंदर, मिनेंडर या मिनांडर आदि से भी जाना जाता है। तो तीन नाम, मनेंदर, मिनेंडर और मिनांडर, ये तीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ही एक्स्ट्रा फैक्ट रखिए, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको करवाया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि कब दी गई थी? तो शाक्यों का उन्मूलन करने पर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। गुजरात और काठियावाड़ के शकों का उच्छेद करके उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसी कारण वह सक्कारी और विक्रमादित्य कहलाया। देखिए, दो नाम, सक्कारी और विक्रमादित्य। अब तक आपने सिर्फ विक्रमादित्य के बारे में ही सुना था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य था, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये चीजें शायद पहली बार मिली होगी सुनने को कि सक्कारी भी कहा जाता था। कई सदी पहले शकों का इसी प्रकार से उच्छेद कर सातवाहन सम्राट गौतमी पुत्र सतकर्णी ने भी सक्कारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दो चीज आ गया। अब एक क्वेश्चन बनेगा जब डीप स्टडी करोगे तो, कि निम्न में से किसे सक्कारी और विक्रमादित्य दोनों की उपाधि दी गई थी? और उसमें से ऑप्शन आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आप क्या करोगे? आप तो सिर्फ एक ही जान रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इस डिटेल्स को नहीं लेता, लोग कहते कि सर डिटेल्स थोड़ा सा आज कम कीजिए। वैसे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अनुमान हो रहा था कि मैं डिटेल्स थोड़ा कम करूं। लेकिन अगर मैं डिटेल्स कम कर देता तो क्या ये पॉइंट आपको मिल पाती? नहीं मिलती। फिर आप इस पॉइंट पे चले जाते हो, सिर्फ एक को टिक करके आ जाते।
तो गलत हो जाता है आंसर, क्योंकि दोनों ने उपाधि धारण कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सूरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। अब थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। सूरकोटदा या सूरकोटदा दोनों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगतपति जोशी ने की थी। अब देखिए, सूरकोटदा की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह। यहाँ पर एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। यह कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वदा नवीन प्रकार की है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? महानिर्वाण हुआ था। तो दोस्तों, इनका महानिर्वाण जो हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। महानिर्वाण का मतलब समझना पड़ेगा आपको कि इसका मतलब होता है इनकी मृत्यु। अब देखिए, बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहीं जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी ने निर्वाण प्राप्त की थी। पटना से 104 किलोमीटर और नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ का जल मंदिर, मनियार मठ तथा बेनु वन दर्शनीय स्थल है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे जगहों पे विजिट किया है। एक तालाब के बीच में चारों तरफ से तालाब है और बीच में एक मंदिर है और उस मंदिर तक जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। आप जरूर अगर बोधगया साइड आते हैं तो जरूर एक बार विजिट कीजिए, बहुत ही सुंदर स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, हाँ ऐसा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल चंदहुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल। सेलखड्डी का प्रयोग मनके तथा मुहरे बनाने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं। और इस पॉइंट के बाद ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सारा चीज़ें उसी का डिटेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? लो, एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सवाई जयसिंह। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। गुलाबी शहर जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह ने 18वीं सदी में भारत में अलग अलग जगहों पर 5 अंतरिक्षीय अनुसंधान केंद्र बनवाए। अब देखिए, इससे पहले आपको पता था कि जयपुर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करा है, ये पता भी होगा, कोई नहीं। लेकिन इसके बाद अलग अलग उन्होंने 5 अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनवाए। दिल्ली का जंतर मंतर 1724 ईस्वी में इसी कड़ी में सबसे पहले बनवाया। 1734 ईस्वी में नई दिल्ली दिल्ली का वेधशाला को आधार बनाकर जयपुर में भी जंतर मंतर की स्थापना कर दी। बाद में वाराणसी, मथुरा, उज्जैन में भी इसकी स्थापना की। तो देखिए कितना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक क्वेश्चन से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व नित्य व अस्थाई है, बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, तो ये गलत है। इस पॉइंट को कहीं पे चर्चा ही नहीं हुआ। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व नित्य व अस्थाई है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्मा विहीन है बौद्ध धर्म के अनुसार। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्त पा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर दोनों है, एक ये पॉइंट और एक वाली ये पॉइंट, यानी कि 2 और 3। तो केवल 2 और 3। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व अनित्य है, वहां पे क्या बताया गया है, नित्य और अस्थाई, जबकि यहाँ पे क्या है, विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। ये बिल्कुल जिन्वन सी बात है और आप ये खुद भी देख रहे हो। या आत्मविहीन है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्त पा सकता है। अतः कथन 3 भी सही है। मैंने इस तरीके से डेवलप किया है इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आपको जरीक सा भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किनके ऊपर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शकों के ऊपर। ठीक है, विक्रमादित्य उज्जैन के एक चक्रवर्ती राजा थे। इन्होंने शकों को पराजित कर और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को शुरू किया था। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्त्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते थे? तो इसका सही आंसर 24 है। आपने पढ़ा ही नहीं होगा इस क्वेश्चन को, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर घुस करके आप पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की है। विश्व की सबसे प्राचीनतम वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्त्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? पहली बार आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, और नहीं तो फिर कमेंट कीजिए कि हाँ किस बुक में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, मैं भी जरा देखूं। विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्त्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला के 24वां अक्षर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा थी आपका प्राकृतिक भाषा। ना तो संस्कृत थी, ना पाली थी, ना अपभ्रंश थी, पाली थी, प्राकृत थी। ठीक है, ऑप्शन बी। प्राकृत भाषा भारतीय आर्यों की भाषा का एक प्राचीन रूप है। इसके प्रयोग का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धार्मिक कारणों से जब संस्कृत का महत्व कम होने लगा तो प्राकृतिक भाषा अधिक व्यवहार में आने लगी। इसके 4 रूप विशेषता उल्लेखनीय है, ये इंपॉर्टेंट है। अधर्मांगी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और सैरसेनी प्राकृत। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुसार अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, कुषाण। देखिए, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ क्योंकि मुझे भी आंसर देखना होता है। ठीक है, जैसे मैं टाइप करता हूँ उस समय कुछ और बात होती है, उस समय भी मुझे आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बार अगर आप गलत पढ़ा के जाते हो तो लोगों के अंदर निगेटिव चीज़ें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासकों में भीम, कड़फाइसिस यानी शैव अनुयायी, कनिष्ठ
यानी बौद्ध अनुयायी। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहा है थोड़ा सा देखिए। भीम कड़फासिस को क्या बोलते हैं? शैव अनुयायी, यानी शैव अनुयायी को भीम कड़फासिस भी आप बोल सकते हैं, जबकि कनिष्क को बौद्ध अनुयायी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक मिनट, इसके बाद देखिए हुबिसक और वासुदेव की कुषाण वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मथुरा से कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें उसे सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी तथा ईरानी भाषा में मिले हैं। कनिष्क के तांबे के सिक्के पर उसे बलि देवी पर बलिदान करते हुए दर्शाया गया है, यानी कि सिक्कों के ऊपर इतनी चीजें नक्काशी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक का नाम है ऑप्शन बी धर्मपाल। ऐसा पूछ रहा है जैसे करेंट अफेयर है ना तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। अब इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। धर्मपाल द्वारा बहुत से विहार एवं मठों का निर्माण करवाया गया। देखिए बिहार जो नाम पड़ा है बिहार, ये भी बौद्ध विहारियों के बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगमन के वजह से इसका नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, उससे प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर यानी बिहार में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी नवपाषाण काल। थोड़ा सा डिटेल देख लें। नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल की साधारणतः काल सीमा 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी भाषा का नीमो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है या होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। क्यों? ये नीमो शब्द के वजह से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, बेसिक क्वेश्चन। तो सही आंसर है 4। ये बिल्कुल फैमिलियर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म का। अब आपने ये कहीं इस क्वेश्चन के बारे में ये तो नहीं सोचा पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में कि सर ने ये इसका डिटेल्स नहीं बताया, तो ये आपको पहले से पता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद सब पता है, तो इसकी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा पार कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका संप्रदाय था? तो इसका मैंने आंसर दिया जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लिए। प्राचीन समय में ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होने लगा था। जैन धर्म के 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ का विहार मथुरा में हुआ था। अनेक विहार स्थल पर कुबेरी देवी द्वारा जो स्तूप बनाया गया था वह जैन धर्म के इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध माना गया या प्रसिद्ध रहा। 14वें तीर्थकर अनंतनाथ का स्मारक तीर्थ की मथुरा में यमुना नदी के तट पर था। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ, देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहा, 22वें तीर्थकर नेमिनाथ, 14वें तीर्थकर अनंतनाथ, और फिर कहाँ चला गया, जैन धर्म के प्रसिद्ध अनेक तीर्थकर, और 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ। तो इस तरह से देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, 12वें तीर्थकर नेमिनाथ को जैन धर्म के कृष्ण के समकालीन और उसका चचेरा भाई माना जाता है। इस प्रकार जैन
धर्म ग्रंथों की प्राचीन अनुश्रुतियों में वज्र के प्राचीनतम इतिहास के अनेक सूत्र हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल के माध्यम से रियल में आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ डेली चैनल को विज़िट कीजिए। एक साइड में साइंस टीसीएस या साइंस का एनसीईआरटी क्विज चला रहा हूँ, वहाँ भी डीप स्टडी कराने की कोशिश करता हूँ, और हिस्ट्री का जो चला रहा हूँ वहाँ भी मैं बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलते हैं।